नव कुंजों से नव किसलय तक, अंधियारे से अरुणोदय तक, जय हो, जय का आलंबन हो, है सत्य शक्ति अभिनंदन हो। शुभ चैत्र मास, शुभ प्रतिपदा, शुभ संवत, सौम्य शुभंकर हो। जो हो अच्छा और सच्चा पथ वही अपनाए हम, सबके प्रति हो सहृदयता, कपट न मन में लाए हम, सारे भारतीय मिलकर के मनाए नववर्ष प्रतिपदा। चाहते हम हर तरफ ही हर्ष हो, उत्कर्ष हो, साधना आराधना त्यब त्याग में नववर्ष हो। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और पराक्रम, चूंकि आज का दिन जो है वो बेहद खास है, आज हमारा भारतीय नववर्ष है, तो सबसे पहले मेरे और पराक्रम की ओर से, हमारी पूरी हेलो इंडिया टीम की ओर से सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। वैसे तो पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है और जो भारतीय धर्म है उसमें हिंदू धर्म में नया साल गुड़ी पड़वा से मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इसी दिन, जो कि पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि इसी दिन राम ने रावण का अंत करके और अयोध्या वो वापस लौटे थे और उनका राज तिलक भी हुआ था। और अमृता, आज ही से हम कहते हैं कि शक्ति के महापर्व, शक्ति की उपासना का जो पर्व है, चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है। तो बहुत सारे इसके धार्मिक आधार तो हैं ही, लेकिन आज हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल में आपको बताएंगे कि भारतीय नववर्ष के वैज्ञानिक कारण क्या है, साथ ही समझेंगे पंचांग के महत्व को भी। बिल्कुल, और इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जूम से यानी कि जुड़ रहे हैं आप, हमारे साथ हैं चंदन उपाध्याय जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIT BHU वाराणसी से। आपका बहुत स्वागत है सर संसद टीवी में। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जाने माने भारतविद और आप लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, ओम प्रकाश पांडे। बहुत बहुत स्वागत ओम प्रकाश जी आपका भी। भारतीय नववर्ष मनाने के कई वैज्ञानिक कारण हैं और इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन होती है और इसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है भारतीय नववर्ष का महत्व। नववर्ष एक उत्साह की तरह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना होता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और उनके कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम करना शुरू किया था। यही वजह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 का आरंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिवस ही वासंती नवरात्र का प्रथम दिवस होता है। चैत्र मास ही नववर्ष मनाने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि चैत्र मास में ही चहुओर पुष्प खिलते हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली हो जाती है, मानो प्रकृति ही नववर्ष मना रही हो। चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होने लगता है। चैत्र में नया पंचांग आता है, जिससे प्रत्येक पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। चैत्र मास में ही फसल कटती है और नया अनाज भी घर आता है, तो किसानों का नया वर्ष भी इसे ही माना जाता है। तो हर रंग से, हर रूप से और प्रकृति के नए यौवन के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत होती है और इस नव वर्ष की कई मान्यताएं और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, वैज्ञानिक आधार और बहुत सारी दिलचस्प बातें भी हैं जो कि जानना हमारे लिए जरूरी है। आज इसी एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान खास जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लूं। नव वर्ष की सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस नव वर्ष के महत्व को आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामना देते हुए साथ में नवरात्रि की भी, आप चूंकि शक्ति के स्वरूपा यहाँ बैठी हुई हैं, तो आपको भी नवरात्रि की भी सारी शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी। यहाँ तक प्रश्न है कि नववर्ष की वैज्ञानिकता क्या है, तो ये सबसे
महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी सूर्य की अंडाकार परिक्रमा कर रही है। तो जब अंडाकार परिक्रमा है तो वहां से स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु या अंत वाला बिंदु समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे इसको निर्धारित करेंगे कि साल का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए दो एस्पेक्ट्स हैं, और वो एस्पेक्ट्स ये है कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर 23.4394811 डिग्री टिल्ट है, तिरछा है, और उस तिरछा होकर पृथ्वी जो है 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या कहते हैं 14,71,66,462 किलोमीटर का अपना परिभ्रमण पथ जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूर्ण करती है। तो जब ये पूर्ण कर रही है तो इसके जो ये घुमाव जो हो रहे, परिभ्रमण जो हैं, इसके 4 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 2 पड़ाव ऐसे हैं जिस पड़ाव में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है जी। तीसरा पड़ाव एक ऐसा है जिसमें कि 13 घंटे 24 मिनट का दिन और 10 घंटे 36 मिनट की रात होती है। फिर उसके बाद में एक पड़ाव ऐसा आता है जिसमें 13 घंटा 24 मिनट का जो है रात होती है और 10 घंटा 36 मिनट की दिन होता है, माने दिन छोटा होता है। तो ये 4 पड़ाव हैं। तो इस 4 पड़ाव में जहां से दिन बड़ा होना शुरू होता है उसको एक मापदंड माना गया है, और वो इक्वेटर लाइन पर जब सूर्य आ जाता है और पृथ्वी जो है एकदम के सामने जो है इक्वेटर लाइन पर जब होती है तो उस समय जो है उसको हम आदि विषव नाभि कहते हैं, या हम उसको बसंत संपात कहते हैं। तो वहां से जो है वो दिन जो है बड़ा होना शुरू होता है, और 21 जून को जाकर सबसे बड़ा दिन हो जाता है, 13 घंटा 24 मिनट का दिन हो जाता है। तो उसको हम उत्तर नाभि कहते हैं, जब कर्क रेखा के पास सूर्य पहुंच जाता है। और फिर वहां से जब वापस भ्रमण करता है तो फिर इक्वेटर पर आता है। तो जब इक्वेटर पर आता है उसको तो हम उसको मध्य विषव नाभि कहते हैं। मध्य विषव नाभि में जो है दिन और रात बराबर हो जाता है, और वो घटना जो है 22 सितंबर को घटती है, और उसको हम जो है शारदीय संपात कहते हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे दक्षिण की तरफ जाते जाते मकर पॉइंट पर जाता है, या मकर रेखा पर जाता है, जिसको हम दक्षिण नाभि कहते हैं, जहां पर रात 13 घंटे 24 मिनट की होती है और दिन 10 घंटा 36 मिनट का होता है। ये 4 परिभ्रमण है। अब इस 4 परिभ्रमण में हम वही पहला जो मध्य बिंदु है जहां से दिन बढ़ता है उसको अगर हम मानते हैं तो वसंत ऋतु में ही साल का प्रारंभ, क्योंकि हमारी दिनचर्या उससे संबंधित है। यहाँ पर 9 किसले आ जाते हैं तो हम उससे मानते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये जो पूरा गोल है इसको हम 360 डिग्री में 360 डिग्री मानते हैं। 360 डिग्री को हम 12 हिस्से में डिवाइड करते हैं, और 12 राशियां इसलिए हैं, जोड़ा एक साइन है जी। तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है, और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन अगर 360 डिग्री का प्रारंभ देखें तो मेष राशि में जब सूर्य होगा तो वो 0 डिग्री होगा, और वहां से मीन राशि के अंतिम जब आ जाएगा तो 360 डिग्री का पूरा परिभ्रमण पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेष राशि में जिस समय सूर्य हो, क्योंकि मेष पहली राशि है, उसको भी हम साल का पहला दिन मान सकते हैं, और वो भी घटना जो घटती है वो यही मार्च और अप्रैल में होता है। तो इसलिए इन दोनों आधारों पर जब हम ये मानते हैं तो ये जो है ये वैज्ञानिकता है। ये क्योंकि पृथ्वी के भ्रमण और सूर्य के हिसाब से ऋतु परिवर्तन ये दोनों खगोलीय घटना है। तो खगोलीय घटना का मान जो है खगोल के गति के हिसाब से ही हम उसको निर्धारित कर सकते हैं। उसमें हमारी अपनी कोई मान्यता नहीं हो सकती है, न उसमें कोई भेद हो सकता है। तो खगोलीय आकलन ये है, और इस आकलन से ये चैत्र प्रतिपदा जिसे आप आज मनाने जा रहे हैं, तो चैत्र प्रतिपदा जो है वो वसंत ऋतु का प्रारंभ है। और वेद का भी मंत्र है मधु माधव वसंतस्य, और इसको ही संवत्सर का मुख कहा गया है जी। और मधुमास भी, हाँ, मधुमास भी कहा गया और संवत्सर का मुख कहा गया। और मधुमास इसलिए कहा गया है कि आज ही आप देखेंगे इसी सीजन में मधुमक्खियां मधु संचयन करती हैं, इसलिए इसको मधुमास कहा गया है। तो ये है उसकी वैज्ञानिकता।
अगर संपूर्णतः देखें तो ये वैज्ञानिकता है कि ये 4 पड़ाव हैं और उसके मुताबिक ये होता ठीक है। और उन 4 पड़ावों को भी हम विस्तार से समझेंगे। ओम प्रकाश जी हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंदन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझना चाहूंगा सर आपसे, आप चूंकि सह आचार्य हैं, आज के युवाओं को हम कैसे समझा सकते हैं भारतीय नववर्ष के महत्व के बारे में, और ये कैसे, अगर ये तुलना करें हम अंग्रेजी नववर्ष और भारतीय नववर्ष की, तो इससे कैसे समझ सकते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से संसद टीवी के सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष, जिसको हम हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, कि बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मैं विज्ञान के शब्दों में इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा जी। एक तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम अपनी गणनाएं करते हैं, तो 2 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हेलियोसेंट्रिक, जिसमें सूर्य को केंद्र बिंदु मान करके कि सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा एक मेथड लेते हैं। दूसरा जो है वो टेरासेंट्रिक बोलते हैं, जिसमें अर्थ को सेंटर मान करके अपनी सारी कैलकुलेशन करते हैं। ये 1-2 तरीके हैं दिनों को नापने के, और अपनी ग्रहों की पोजीशन और कौन से किस लॉन्गिट्यूड पे होंगे, ये ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। अब आपने अंग्रेजी कैलेंडर की बात की, तो हम जब भी ऐसे विषय लेते हैं तो कई सारे एविडेंसेस को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो एविडेंसेस जो लेते हैं उसमें किस तरह के एविडेंसेस ले सकते हैं? ट्रेडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस लेते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस लेते हैं, मैथमेटिकल एविडेंसेस लेते हैं, और इन सब के एविडेंसेस को इकट्ठा करके हम एक कंपोजिट पिक्चर जो है वो बनाने का प्रयत्न करते हैं। विज्ञान का जो मेथोडोलॉजी है वो यही है। अब आते हैं हम अंग्रेजी कैलेंडर की तरफ। अंग्रेजी कैलेंडर जो आज हम जिसका इस्तेमाल करते हैं अपने चीजों को डिसाइड करने के लिए, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो बहुत पुराना नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो हुई थी वो कुछ 1532 ईस्वी में, ईस्वी सन मतलब ईसा के 1532 साल उनके जन्म हो चुके हैं, उसके बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। उससे पहले रोमन कैलेंडर यूज होता था। रोमन कैलेंडर में आपको जान करके आश्चर्य भी होगा, और हमारे जो युवा दर्शक हैं उनको भी ये जान करके आश्चर्य होगा कि रोमन कैलेंडर में 10 महीने ही हुआ करते थे और 304 दिनों का वर्ष जो है वो मनाया जाता था जी। बाद में जूलियस सीजर और सीजर अगस्टस के नाम पे 2 महीने और जोड़ दिए गए। तो वो 2 महीने जोड़े गए वो हम सभी जानते हैं कि वो जुलाई और अगस्त के नाम से जोड़े गए जी। और 30 दिन का एक महीना होता था। 30 दिन और 12 महीने ऐसे करके हो गए, और ऐसे करके 360 दिनों तक का एक साल जो है वो ऐसा करके ये जूलियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं, जूलियन कैलेंडर में 360 दिनों का एक कैलेंडर बनाया गया। जी चंदन जी, आपके पास लौटेंगे। सभी जानते हैं कि 360 के लिए ओम प्रकाश जी को भी जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। और ओम प्रकाश जी, जो बात चंदन जी कर रहे थे, जो फर्क बता रहे थे अंग्रेजी और हिंदी कैलेंडर के बारे में, इस चीज को मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और विस्तार से कि क्या फर्क है दोनों नववर्षों में, अगर हम अंग्रेजी की बात करें और हिंदी नववर्ष की बात करें। देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पश्चिम में भी जो साल का प्रारंभ था वो मार्च महीने से ही होता था, और मार्च का मतलब है आगे बढ़ो, प्रोसीड करो। तो मार्च से ही साल का प्रारंभ वहां भी होता था, और ये चलता रहा। 700 बीसी में न्यूमो पोम्पुलिस नाम का एक विद्वान हुआ जी, और वो राजा हुआ, और उस राजा ने, रोमन राजा था, और न्यूमो पोम्पुलिस ने जो है इसमें 10 महीने का साल होता था। तो उसमें 10 महीने में पहला तो मार्च हो गया, उसके बाद एक अप्रैलिस जो है हार्वेस्ट की देवता थे, इसलिए अप्रैलिस रखा, जिसको बाद में अप्रैल कहा गया। फिर माइया नाम के एक देवता थे जिससे उसका नाम मई हुआ। फिर उसके बाद में जूनियस ब्रूटस जो है उसके नाम रखा गया तीसरा, जूनियस बुटर। तो जूनियस बुटर जो है वाइफ ऑफ जुपिटर थी, इसलिए उसका नाम जून रखा गया।
और उसके बाद में जो 5वां महीना है वो क्विंटलिस कहा गया, ये हार्वेस्टिंग गॉडेस का नाम है, तो क्विंटलिस कहा गया। 6ठे महीने को सेक्सटिलिस कहा गया। तो इस तरह से 7वें महीने को सेप्टेम्बर के हिसाब से सितंबर, 8वें को ऑक्टो के हिसाब से अक्टूबर, ये लैटिन वर्ड है, और 10 महीना होता था। न्यूमो पोम्पलिस ने क्या किया, इसमें 2 महीने और जोड़े 700 बीसी में, और 2 महीने जो और जोड़े उसको उन्होंने जैनुअस एंड फेब्रा नाम के 2 देवताओं के नाम से उन्होंने जोड़े, और जनवरी और फरवरी हो गया। तो जाके 12 महीने हो गए। 46 बीसी में जूलियस सीजर नाम का जो राजा रोमन सम्राट हुआ, उसने अपने ज्योतिषी सोसिजियनियस के परामर्श पर एक कैलेंडर बनवाया। और वो जब कैलेंडर बनवाया तो उसने कहा कि जब कैलेंडर हमने, जिसे हम आज जूलियन कैलेंडर के नाम में जानते हैं, तो जब कैलेंडर बन गया तब उन्होंने कहा कि जब कैलेंडर चूंकि बन गया तो ये जो आपने नाम रखा है क्विंटिलिस, ये ठीक जमता नहीं है, क्योंकि ये मेरे नाम से होना चाहिए। तो फिर वो क्या हुआ कि क्विंटलिस को बदल के वो जूलियस सीजर के नाम पर उसको जुलाई का महीना कर दिया गया। फिर जूलियस सीजर के बाद जो राजा हुआ, रोमन राजा, वो अगस्टिन हुआ। तो अगस्टिन ने कहा कि ये हमारे नाम में भी एक करो, जब हमारे से पहले जो राजा मर गया उसके नाम पर है तो मेरे नाम पे भी करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, सेक्सटिलिस को कर देते हैं। तो सेक्सटिलिस को किया गया, उसको अगस्त कहा गया, अगस्टिन से अगस्त हो गया, और 30 दिन रखा गया। तो वो अड़ गया, बोला कि जब जो राजा बीतकाल का राजा था उसके नाम पर तो 31 है और मेरे नाम पर 30 कैसे, इसको 31 करो। तो 1 फरवरी से फिर कम किया गया 1 दिन, और इसको फिर 31 किया गया। तो इस तरह से उनका किया गया। लेकिन फिर भी ये मार्च महीना ही उनके साल का प्रथम दिन था। और आज भी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए तो अपने नाइबर्स को वो कलर भेंट करके कहते हैं मार्च महीने में कि योर कमिंग ईयर शुड बी कलरफुल। परंपरा में चाहे जो हो, लेकिन ये परंपरा में है। अब हुआ क्या कि 1752 में इंग्लिश पार्लियामेंट में एक कैलेंडर एक्ट पास हुआ। 1751 में एक कैलेंडर एक्ट पास हुआ। उस समय उनकी कॉलोनियां लगभग बन गई थी, भारत से भी उनका संबंध हो गया था। और भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर संबत, कली संबत, विक्रम संबत, शक संबत, ऐसे सारे संबत राजाओं के नाम में चल रहे थे। तो उन्होंने कहा जब चल रहे हैं तो हमारे तो कहीं सूर्य अस्त नहीं हुआ, हमारा इतना बड़ा राज्य है तो हमारे राजा के नाम पे भी होना चाहिए। तो किंग जॉर्ज सेकंड उस समय ग्रेट ब्रिटेन का राजा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हेंसफोर्थ, वहां बिल जो पास हुआ पार्लियामेंट में, उसमें कहा गया कि हम जो मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, 25 मार्च को उस समय वो लोग करते थे, तो 25 मार्च को हम जो राज्य सेलिब्रेट करते हैं नव वर्ष, हेंसफोर्थ जो है हम 25 मार्च के बजाय 31 दिसंबर का जो नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि वो हमारे राजा का जन्मदिन है, इसीलिए henceforth it will be New Year's will be celebrated from 1st January in the His Majesty's Dominion। जो यूरोप में है, जो एशिया में है, जो अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में है। आपने आज इस तरीके की जानकारी दी जो कि शायद हमको भी पहले नहीं थी, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छी जानकारी इसके जरिए मिली। नहीं, उसके बाद एक मिनट लेता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे यूरोप जो है इनके खिलाफ हो गए। तब वो वेटिकन सिटी के पास गए। वेटिकन सिटी ने कहा, पोप ने कहा कि भाई एक तो प्रोटेस्टेंट और क्या कहते हैं कैथोलिक नाम का डिवीजन क्रिश्चियनिटी में हो गया है, ये तीसरा और हो जाएगा, इसलिए पोप जो है इस 1 जनवरी को क्रिश्चियनिटी में मान्यता दे रहा है और आप लोग सब इसका पालन करिए। एंड देन फॉर ये सारा जगह एप्लीकेबल हो गया। ये टोटल हिस्ट्री है। तो सवाल ये है कि ये एक राजा का दिया हुआ आदेश है, और हम जो मनाते हैं उसका वैज्ञानिक और खगोलीय आधार है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको समझना चाहिए आम पीढ़ी को। आज के आधुनिक समाज की काल गणना ईसवी कैलेंडर के अनुसार होती है, यानी आपकी कलाई पर बंधी घड़ी से लेकर आपके मोबाइल तक सभी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। बल्कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को समझने का सफल प्रयास भारत में हुआ था। जी हाँ, और इसका मूल कारण था विक्रम संवत, जिसके आधार पर भारतीय कैलेंडर बनाया गया। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय पंचांग के बारे में, साथ ही आपको बताते हैं भारतीय पंचांग को अपनाने से आपको क्या फायदा हो सकता है।
आज के आधुनिक समाज की कालगणना ईसवी कैलेंडर के अनुसार होती है, यानी आपकी कलाई पर बांधी घड़ी से लेकर आपके मोबाइल तक सभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को समझने का सफल प्रयास भारत में हुआ था और इसका मूल था विक्रम संवत, जिसके आधार पर भारतीय कैलेंडर बनाया गया। तो बात करते हैं पंचांग की, जो 2 शब्दों पंच और अंग से मिलकर बना है। पंचांग के 5 अंगों या भागों की बात करें तो ये हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग को खगोलीय तत्वों से भी जोड़ा गया है। इसका इतिहास लगभग 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। सनातन संस्कृति में जितने भी त्योहार हर वर्ष मनाए जाते हैं, उन सभी का आधार पंचांग है। मुद्दतों तक जब कैलेंडर नहीं हुआ करते थे, तब काल की गणना के लिए पंचांग का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा भारतीय पंचांग का प्रयोग ऋतु जानने में भी किया गया है। शुभ मुहूर्त, विवाह जैसे कार्यों के लिए भी पंचांग का सहारा लिया जाता है। पंचांग को अपनाने से आपको कई फायदे हो सकते हैं। भारतीय पंचांग और ऋतुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बदलते नक्षत्रों से आप मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, अपने आचार व्यवहार, जामा और खान पान में बदलाव ला सकते हैं। मसलन हथिया नक्षत्र आते ही गांव के लोग जान जाते थे कि बारिश सन्निकट है। मास और नक्षत्र के अनुसार जुताई, बुआई, सिंचाई जैसी प्रक्रियाएं की जाएं तो अच्छी और पर्याप्त फसल होगी। आज इसी प्राचीन विधा को नक्षत्रीय खेती यानी बायोडायनेमिक खेती के नाम से दुनिया अपनाने लगी है। बायोडायनामिक कृषि चंद्रमा की गति के आधार पर होती है। ऐसा माना जाता है कि कृषि संबंधी सभी गतिविधियां चंद्रमा की गति और स्थिति से प्रभावित होती हैं। भारतीय पंचांग ऋतुओं की आवृत्ति को सरलता से आम जीवन में प्रवेश कराता है। और डॉक्टर चंदन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है और ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है इसलिए भी। आप प्रोफेसर हैं, छात्रों से आप रोज ही बातचीत करते होंगे। किस तरीके से, किस माध्यम से और कैसे हम अपने भारतीय नववर्ष को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा जो युवा पीढ़ी है वो इसे जाने, अपनाए और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करे, या फिर सरकार को भी या समाज को भी इसे अपनाने की जरूरत है? क्योंकि आज भी बहुत कम लोग इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसके आधार, वैज्ञानिक आधार के बारे में जानते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। क्या है कि सबसे पहले तो हमको ये अपने युवा पीढ़ी को ये बताने की जरूरत है कि हमारा कैलेंडर जो है वो प्योरली साइंटिफिक है जी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भारत काल गणना की जब से शुरुआत हुई है, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने अभी बताया कि बहुत सारे करेक्शंस किए गए टाइम पे। भारतीय काल गणना में आज तक बहुत ही कम करेक्शंस हुए हैं और बहुत मिनिमल करेक्शंस हुए हैं। तो ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और करेक्शन की आवश्यकता बहुत कम समयों पे पड़ी। एक तो ये अपने आप में भारतीय काल गणना और भारतीय कैलेंडर को पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध करने में अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। दूसरी, अगर और क्या ग्रंथ जो हैं वो हमारे कई सारे हैं, जिसमें सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे चीजों को हम समझ सकते हैं, उनको आगे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये ऐसा अनुरोध होगा कि सूर्य सिद्धांत के जो शुरू के कुछ स्क्रिप्चर, जो श्लोक्स हैं, जो उसके रूल हैं, जो कैलकुलेशन के उसके तरीके हैं, इसको कक्षाओं में जरूर पढ़ाना चाहिए और उनको बताना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करानी चाहिए, जिससे कि वो कोरिलेट कर सकें और इसको इम्पोर्टेंस दे सकें। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो सौर वर्ष की जो गणना की जाती है उसको दशमलव के 8वें अंक तक की एक्यूरेसी है। जैसे सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो वर्ष है वो 365 दिन 15 घटी 31 पल 31 विपल 24 प्रति विपल तक की एक्यूरेसी है, जिसको अगर हम दिन में कन्वर्ट करें तो 365.25875648 4 दिन होते हैं।
तो हमारे अपने ग्रंथों में जो रूल रेगुलेशन दिए गए थे वो इस एक्यूरेसी तक चंदन के जी, हैं, बहुत इस बात को बहुत ही हाईलाइट सुंदर करने की जानकारी जरूरत आपने है। दी है, पर समय की चूंकि कमी है और आखिरी सवाल मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी आपसे। आपकी पुस्तक में पढ़ रहा था भारत वैभव, जिसमें पंचांग का महत्व, भारतीय काल गणना, इन सभी की जानकारी दी गई है। जिस बात का जिक्र डॉक्टर चंदन भी कर रहे थे, इतना सटीक कैसे है, जो कि हजारों सालों पहले ये बना दी गई, और उसके बाद में इसका महत्व को कैसे समझ सकते हैं, हिंदू पंचांग को ये कैसे समझा सकते हैं आप? देखिए, इसका मैं बहुत ही दो शब्दों में इसको मैं आपको कह देता हूं जी, कि सवाल ये है कि हमारे जो स्कूली जो विषय है, हमारे जो क्लास, देखिए नागरिक या व्यक्ति जो है क्लासरूम में गढ़ा जाता है। तो क्लासरूम में अगर हम काल गणना और नववर्ष की वैज्ञानिकता के विषय में एक चैप्टर अगर हम रख दें अपने कैरिकुलम में, और वही चीज हम यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा सा हायर लेवल पर ले जाकर रखें, जिसमें सूर्य सिद्धांत का जैसे बताया और क्या क्या है, तो अगर ये सारी चीजें अगर हम वहां रखते हैं, और भारत वैभव अगर आपने पढ़ा तो उसमें तो बहुत स्पष्ट और बड़ा डिटेल में मैंने उस पर डिस्कस किया है, तो ये सारी चीजें अगर हम अपने स्कूली विषयों में इसकी इस पर एक क्वेश्चन पेपर बनाएं और इस पर हम अगर बात करें, तो जब बच्चे उसको समझने लगेंगे तब उसकी वो गंभीरता समझेंगे कि हमारा कितना वैज्ञानिक है और कौन सा अवैज्ञानिक है। ये बताने की फिर जरूरत नहीं होगी, न टीवी में और न कहीं, क्योंकि टीवी में आप बता रहे हैं कितने दर्शक देख रहे हैं। क्लासरूम में अगर ये एप्लीकेबल हो जाएगा तो इसमें कोई वायस नहीं है कि हिंदुत्व, भारतीयता, कुछ नहीं है। जो वैज्ञानिकता है उसको हम अगर बात करें तो सेकुलर चीज भी बची रह जाएगी, और आप वैज्ञानिकता के आधार पर अगर इसको बात करें बहुत महत्वपूर्ण बात ये आपने बहुत कही। जरूरी है। बिल्कुल, और मैं ये सोच ही रही थी कि ये प्रश्न आपसे करूं कि पराक्रम, बहुत जरूरी है कि बच्चों को स्कूल में ही इसे इंट्रोड्यूस किया जाए। स्कूलों में ही, जैसे कि जनवरी, फरवरी और दिसंबर पढ़ाया जाता है, हमारे भारतीय नववर्ष के और उसके कालखंडों के बारे में बताया जाए, उसके वैज्ञानिकता के बारे में बताया जाए, और ये आगे चलकर जो उच्च शिक्षा है उसमें भी जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे भारतीय नववर्ष को, उसकी वैज्ञानिकता को, उसके आधार को, उसके फायदों को जान सके। इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर संसद टीवी के सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत, और जाते जाते आपको बताते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। नमस्कार। नमस्कार। 2 अप्रैल वर्ष 1970 को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ। इसकी राजधानी शिलोंग है। ये नाम शिलोंग नामक निर्माता की अभिव्यक्ति के कारण पड़ा है। असम से अलग होने के बाद मेघालय भारतीय संघ का 21वां राज्य बना। संस्कृत में मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। संयुक्त गारो, खासी हिल्स और जैंतिया जिले इसका हिस्सा हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नवगठित मेघालय राज्य का एक विधानमंडल भी बनाया गया था, जिसमें 37 सदस्य थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार 21 जनवरी 1972 को मेघालय के एक पूर्ण राज्य के रूप में पूर्वोत्तर भारत के भू राजनीतिक इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हुई। 2 अप्रैल वर्ष 1902 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म लाहौर में हुआ। ये भारत के महानतम शास्त्रीय गायकों में से एक थे। इनका संबंध संगीत के पटियाला घराने से था। बड़े गुलाम अली खां की संगीत की दुनिया का प्रारंभ सारंगी वादक के रूप में शुरू हुआ, और बाद में इन्होंने अपने पिता अली बख्श खां, चाचा काले खां से संगीत के गुर सीखे। अपने सधे हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां ने बहुत प्रसिद्धि पाई। गांधी जी भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के प्रशंसक थे। खान साहब ने अपनी बेहद सुरीली व लोचदार आवाज और अभिनव शैली के बूते ठुमरी को एकदम नए अंदाज में ढाला, जिसमें लोक संगीत की मिठास और ताजगी दोनों मौजूद थीं। फिल्म मुगले आजम में तानसेन पात्र के लिए बड़े गुलाम अली खान ने ही अपनी आवाज दी थी। भारत सरकार ने वर्ष 1962 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।